अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा कैसे हैं, सब खैरियत? अच्छा बेटा, हमने लास्ट क्लास के अंदर आपको बेसिकली किस चीज़ के ऊपर हमने बात की थी? सर हम लोग ने एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर बात की थी। और सर हमने लास्ट क्लास के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड के रेट के अप्लाई के ऊपर बात की थी। सर इसके अलावा हम लोग ने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के ऊपर बात की थी। सर इसके अलावा हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के ऊपर भी बात की। अब डेटा देखें, कॉन्सेप्ट में डिलीवर कर चुके। आज की क्लास का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? सर आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हमने ये वाले थोड़े क्वेश्चंस करने हैं। मुश्किल नहीं है, एक लिमिट तक है, लेकिन सीखने में आपको मिलेगा, ठीक है ना? तो आप इसको अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह जो आपने लेना है ले लें। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है ये नज़र नहीं आएंगे, ठीक है? और जिन स्टूडेंट्स को उसका मिसाल के तौर पे हैंड आउट चाहिए या हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आना है, तो काइंडली इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन आ रहा होगा, तो उस डिस्क्रिप्शन को आप देख के से कांटेक्ट करें, ठीक है? तो चलिए सर, आए बिस्मिल्लाह। अब देखें सर, सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है। आपके वन नोट के पेज पे के पास सवाल आ चुका है। सवाल को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब देखें, सवाल में हमें बोला क्या जा रहा है। सवाल में हमसे बोला जा रहा है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी है। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालने के लिए आपको निकालने के लिए कुछ चीज़ें दी जा रही हैं। अच्छा, पहले तो इसने प्राइम कॉस्ट। सर प्राइम कॉस्ट क्या होती है? तो सर हम प्राइम कॉस्ट निकालने जा रहे हैं। प्राइम कॉस्ट कैसे निकालते हैं? सर प्राइम कॉस्ट के अंदर दो कॉम्बिनेशन, एक तो आपकी डायरेक्ट लेबर होती है और एक आपका डायरेक्ट मटेरियल होता है। तो यानी समझा, प्राइम कॉस्ट का क्या मतलब है बेटा? प्राइम कॉस्ट का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल, जब इसको आप ऐड करेंगे तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? अब हमने सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कि हमने इसके आंसर में इस्तेमाल करने हैं। तो आए देखते हैं। अब सबसे पहले देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल परचेस 90,000 रुपीज और डायरेक्ट मटेरियल यूज 80,000 रुपीज। यानी मटेरियल के रिगार्डिंग दो इन्फॉर्मेशन दी गई। अच्छा, मेरे को एक चीज आप बताएं, अगर मैं परचेस वाले को भी इसका पार्ट बना मिसाल के तौर पर, तो आंसर आपका क्या होगा? सही होगा, गलत होगा? सर यूज वाला प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल हुआ होगा या परचेज वाला प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल हुआ होगा? परचेज वाला इस्तेमाल हुआ होगा, यूज वाला नहीं इस्तेमाल। नहीं ना, परचेज जो परचेज किया जरूरी थोड़ी ना कि वो यूज हुआ हो। देखो इधर एक खास वर्ड लिखा है सवाल में, यूज। यूज का मतलब ये प्रोडक्ट बनने में इस्तेमाल हो गया है, सही है ना? हाँ, तो उसका मतलब परचेज वाला हम नहीं लेंगे। अब मिसाल के तौर पे मेरा 80,000 का माल इस्तेमाल हो गया, तो मैंने आगे कंसाइनमेंट का ऑर्डर दे दिया कि भाई 90,000 का माल आप क्या करें, मजीद मंगा लें। तो एक बार याद रखिएगा, ये इन्फॉर्मेशन आपने इग्नोर करनी है। हाँ, नहीं तो वो एग्जामिनर का टारगेट ही यही था कि आपको घुमाना था। वो आपने घूमना नहीं है। तो सर हमजा, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है। सर प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सर हमजा, हमने डायरेक्ट मटेरियल, इसलिए आप फॉर्मूले में ये वर्ड इस्तेमाल कर लें, डायरेक्ट मटेरियल यूज एंड डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट मटेरियल यूज कितना है सर? 80,000। और डायरेक्ट लेबर कितना है? 60,000। ऐसा ही है। तो सर हमजा, हमारा प्राइम कॉस्ट कितना बन गया? सर हमजा, मेरे जो प्राइम कॉस्ट लगी है 1,40,000। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग चलाएं। एग्जामिनर ने प्राइम कॉस्ट की जगह पेपर में आपसे एक वर्ड पूछ लिया, इनडायरेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट। तो बात एक ही है, डायरेक्ट मटेरियल भी प्रोडक्ट में डायरेक्टली इस्तेमाल होता है, डायरेक्ट लेबर भी हायर प्रोडक्ट के लिए होती है। तो एग्जामिनर पेपर में ये भी कर सकता है, प्राइम कॉस्ट की जगह डायरेक्ट कॉस्ट का वर्ड इस्तेमाल कर। तो काइंडली ये सब करवाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि इन चीज़ों को फिर अपने माइंड सेट में रखिएगा, वो घुमाए तो आपने घूमना नहीं। बात एक ही, ठीक। तो ये आपने अपनी प्राइम कॉस्ट निकाली। अगला पार्ट एग्जामिनर में पूछा है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या होता है?
सर टोटल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड तीनों प्लस करते हैं। तो सर हम तो दो का तो काम मैं करके आया हूँ। तो फिर आज आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का ना एक दूसरा फॉर्मूला सीख रहे हैं, और ये कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है, एक ड्राई फॉर्म। सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपने निकालनी है, आप प्राइम कॉस्ट के अंदर एफ ओ एच को प्लस कर दो। अब मैं डायरेक्ट मटेरियल अलग से लिखूं, डायरेक्ट लेबर अलग से लिखूं, उससे बेहतर नहीं है मैं प्राइम कॉस्ट लिखूं। तो फिर हमने थोड़ा स्मार्ट वर्किंग इधर दिखाई। अब देखें इनडायरेक्ट मटेरियल आया है, एक वर्ड क्या आया, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो इनडायरेक्ट मटेरियल एफ ओ एच में जाएगा या नहीं जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड जाएगा। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में याद है करके दिखाया था, इनडायरेक्ट मटेरियल को अलग रखा था, इनडायरेक्ट लेबर को अलग रखा था, और फिर मैंने आपको बोला था कि डायरेक्ट वाला तो सीधा जो नाम है उसमें इशू होता है, और जो इनडायरेक्ट जितना भी होगा वो सब एफओ वो भी ओवरहेड का पार्ट बन जाएगा। तो याद रखिएगा, ये 10,000 किस में जाएंगे, ओवरहेड में जाएंगे। अच्छा इधर देखें, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सक्लूडिंग इनडायरेक्ट मटेरियल। जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो किसको छोड़कर है, इनडायरेक्ट मटेरियल को छोड़ के। तो सर हम फैक्ट्री ओवरहेड को खुद भी लेंगे, सर फैक्ट्री ओवरहेड को क्यों नहीं लेंगे? हाँ, तो इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं है तो दूसरी इनडायरेक्ट कॉस्ट तो है ना। भाई मेरे को एक चीज बताएं, फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब क्या होता है? सर ओवरहेड का मतलब क्या है कि डायरेक्ट मटेरियल को, डायरेक्ट यूसेज को छोड़कर जितना भी इनडायरेक्ट है वही सब जाएगा। अब वो मटेरियल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब है सर हमजा ये 10,000 इनडायरेक्ट यानी एफओएच का पार्ट है, और एफओएच कुछ भी है वो भी इसका ही पार्ट है, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है सर हमजा 1,40,000 तो मेरी प्राइम कॉस्ट थी, इसके अंदर क्या चले गया सर, 10,000 चले गया प्लस 20,000, ऐसा ही है। ये थोड़ा सा ब्रैकेट में करके दिखा दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को इस चीज की हाईलाइटनेस हो जाए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए पहली इंफॉर्मेशन इग्नोर करने की थी, आखिरी की इंफॉर्मेशन दोनों काम की थी, लेकिन क्या हम उलझ गए। तो काइंडली कॉन्सेप्ट अपने माइंडसेट में रखिए ताकि आप उलझेंगे। और अगर मिसाल के तौर पर मसला हो रहा है तो आप पहली क्लास देख सकते हैं, पहली क्लास में बड़े क्लियर करके मैंने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया था। तो एग्जामिनर ने आपसे ये डिमांड की है कि भाई ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और ये आपकी प्राइम कॉस्ट है, ये हमने दोनों निकाल के दे दी। डन है। अब चलें सर अगले सवाल पर। अब अगला सवाल हम देखते हैं, अगले सवाल में एग्जाम में क्या। अब अगले सवाल में आप देखें, स्क्रीन आपके सामने की, फैक्ट्री ओवरहेड, द बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द ईयर 2000 to 200,000 and the budgeted labor hours is 10,000 during the month of the January। एक्चुअल लेबर वर्क कितने किए, 900 घंटे किए, और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड कितने हुए, 18,000 के। आपने वापस से वही काम करना है। हाँ, पहले रेट निकालना है, फिर अप्लाई निकालना है, आखिरी है अंडर अप्लाई ओवर अप्लाई। ये मैं आप लोग को बताता हूँ। स्टार्ट के जो दो काम है वो तो आप कर सकते हैं, हमने पिछली क्लास के अंदर वो किए थे, ठीक है ना। तो मैं पहले इसकी पिक्चर ले लूँ ताकि फिर मैं एक साथ इसको सॉल्व करूँ। काइंडली सवाल जवाब सबको नोट कर करके साथ साथ चलें ताकि आप, चलें सर आगे बढ़। तो सर स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो गई होगी। आप सर देखें, इधर आपको एग्जामिनर तीन चीजें मांग रहा है। सर पहले पार्ट में तो उसने मांगा है प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। प्री डिटरमाइंड ओवरहेड हम पहले भी निकाल चुके हैं, कैसे निकालते थे? प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट, जबरदस्त।
सर हम लोग ओवरहेड का रेट कैसे निकालते थे? बजटेड कॉस्ट थी ना, इसको हम डिवाइड करते थे किससे? बजटेड मशीन आवर्स। ठीक है। अब बजटेड कॉस्ट कितनी है बेटा? 2 लाख रुपए। और आपके पास ये 10,000 है। बजटेड आवर्स कितने हैं? 10,000 है। तो सर 20 आपके पास 20 हो गया पर आवर, ऐसा ही है। तो 1 घंटे पे ओवरहेड का रेट कितना लग रहा है? 20 रुपये। सर ये तो पिछले सवाल से मिलता जुलता है, 20-20 होता है। अब सर इस चीज को हमने देखना है, हमने अप्लाइड आवर आर निकालना है। क्या निकालना है? अप्लाइड। अब सर हमने अप्लाइड कैसे निकालते हैं? ये भी हमने लास्ट क्लास में किया है। यस। अप्लाइड ओवरहेड कैसे निकालते हैं? सर अप्लाइड ओवरहेड निकालने के लिए प्री डिटरमाइंड ओवरहेड का जो रेट आपने निकाला है ना, उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? एक्चुअल आवर्स। ऐसा ही है। सर एक्चुअल आवर्स कितने हैं? तो सर आपका इसका आंसर क्या आएगा? सर देख लें गौर से। 18,000 आएगा। कितना आएगा? डन है। अब एग्जामिनर ने आपसे आखिरी चीज पूछी है, अंडर अप्लाई ओवर अप्लाई। अब एक चीज सोचो, मैंने 2 लाख का बजट बना के दिया है मिसाल का, सही है। अब मिसाल के तौर पे 2 लाख से ऊपर इस्तेमाल हो गया, यानी एक्चुअल में इस्तेमाल हो गया 2,20,000 रुपये, तो फिर ये कहलाता है ओवर अप्लाइड। क्या हो गया? ओवर अप्लाइड। मिसाल के तौर पे एग्जामिनर ने इन्फॉर्मेशन दे दी, एग्जामिनर ने इन्फॉर्मेशन आपको ये दे दी कि भाई ज्यादा अप्लाई हो गया है, लेकिन मिसाल के तौर पर 1,80,000 हुआ है। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगा? अंडर अप्लाई। अब सर हमने सवाल ये, हम ये चेक कैसे करेंगे? अब देखें, मेरी बात सुने तो गौर से देखें। आपने ये चेक करना है कि ओवर अप्लाई हुआ है या अंडर अप्लाई, यही चेक करना है। आपने इन्फॉर्मेशन सारी गौर से पढ़ ली। इन्फॉर्मेशन में क्या क्या लिखा हुआ है? हाँ मेरे साथ पढ़ते हैं। सर एक्चुअल लेबर आवर 900 घंटे, और एक्चुअल में फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगा है, और बजटेड भी कितना लगना चाहिए था, अप्लाइड भी कितना लगना, अप्लाइड भी कितना है। तो यानी एक्चुअल भी 18,000 ही लगा। और आपके हिसाब से आपने देखो बजट के रेट से मल्टीप्लाई किया, तो उसके हिसाब से ये कितना लगा है। तो ना ज्यादा हुआ है ना कम हुआ है, तो इसका मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब है, अगर हम चेक करना चाहें अंडर अप्लाई स्लैश ओवर अप्लाई, अगर हम चेक करना चाह रहे हैं तो कैसे चेक करेंगे? अंडर अप्लाई ओवर अप्लाई चेक करने के लिए आप अप्लाइड ओवरहेड को क्या बोल रहा हूँ, एक्चुअल ओवरहेड से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब अप्लाइड ओवरहेड आपने निकाला है, कितना आया है? 18,000। ऐसा ही है बेटा। और एक्चुअल में कितना है? वो भी 18 ही है। तो सर समझा ना, कम है ना ज्यादा है, नो डिफरेंस। अगर मिसाल के तौर पे सर समझा, अगर हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें दिस पॉइंट को, क्योंकि हर सवाल के लिए तो अभी एक सवाल नहीं बनेगा ना। अगर मिसाल के तौर पे केस चेंज हो जाता, केस क्या हो जाता? मिसाल के तौर पे 20,000 हमारे हिसाब से लगना चाहिए था, और एक्चुअल में कितना लगा है? 18,000। तो इसका मतलब है कि 2,000 रुपये बच गए। एक्सीलेंट, ये अंडर अप्लाई हो गया।
लेकिन इसी केस को मैं उल्टा कर देता हूँ। 18,000 हमारे हिसाब से लगना चाहिए था और लग कितना गया, तो ये ओवर अप्लाइड हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो ये सवाल इधर डन हो गया। आओ स्क्रीन पे नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो बेटा पूछ लेना। अब आए सर तीसरा सवाल। ठीक है। अच्छा ये आपको पूछ रहा है, अच्छा देखें अभी एग्जामिनर ने तो खेला है इस सवाल के अंदर। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा क्या है कि टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपने बताने हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन इनकर द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फॉर द क्वार्टर। आ रहा है सवाल, आ रहा है आप लोगों के पास? ओके। सैलरीज एक्सपेंस एडमिन का है, किसका है? एडमिन का। एंड ऑफिस रेंट 15,000। इंश्योरेंस ऑफिस वालों की है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। एडमिन का मतलब क्या होता है सर? एडमिन का मतलब सिंपल सिंपल होता है कि भाई आप बेसिकली वो डिपार्टमेंट है जो दूसरे सारे डिपार्टमेंट को क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। तो भाई इसमें कोई मेरे ख्याल से इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप इसका सॉल्यूशन बनाना चाहें वो इजीली बना सकते हैं। आपने इस सब का प्लस ही करना है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। काइंडली स्क्रीन देख लें आप लोग और फिर हम इसको भगाते हैं। स्क्रीन आप लोगों के पास आ गई हो तो आप देख लें, इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है इधर। आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का देख लें, कुछ भी नहीं किया उसने, सारे आइटम को क्या किया, प्लस किया। ठीक है, तो ये टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गया। अब आते हैं बेटा अगले सवाल। ये जो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव और सेविंग आपको जो इतना आसान लग रहा है ना, ये इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि ये सिंपल सिंपल पार्ट में आया है। अभी एग्जामिनर इससे गेम करेगा, जब मैं इसका पूरा एक फुल फ्लैश सवाल कराऊंगा ना, उधर फिर आपको उसको सीखने को मिलेगा। अच्छा चौथा सवाल देखें, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ये कौन सा डिपार्टमेंट होता है जो आपके प्रोडक्ट को क्या करता है, सेल्स करता है और मार्केट में सप्लाई। अच्छा मतलब सर इसमें भी क्या है बेटा, सीधा सीधा। अच्छा ये देखें, कमीशन टू सेल्समैन 2% ऑफ सेल्स इज एंड सेल्स इज 5 लाख। इसको थोड़ा सा आप देख लें, ये बोल रहे हैं सेल्स का 2% है, तो इसका मतलब है 5 लाख को हम नहीं लेंगे, 5 लाख का 2% लेंगे। ठीक है। डिलीवरी एंड बैंकिंग चार्जेस, सिर्फ इधर एक नई चीज है, बाकी वो कुछ भी नहीं है। 20,000 भी स्ट्रेट प्लस होगा, 15,000 भी स्ट्रेट प्लस होगा। इधर 5 लाख है, 5 लाख का आप 2% लेंगे, 10,000 होगा। बाकी सिंपल साफ से बाकी सारे आइटम क्या हो जाएंगे, प्लस। अच्छा इस, हाँ वही सब ऐड होगा। अब एग्जामिनर आपसे ये क्लासीफाई कराना चाह रहे हैं फिक्स कौन सा, वेरिएबल। अच्छा अब फिक्स एक्सपेंस और वेरिएबल एक्सपेंस कौन से होते हैं? हाँ भाई, क्या होते हैं फिक्स एक्सपेंस और वेरिएबल एक्सपेंस? नहीं, एकदम सिंपल सी लॉजिक बता रहा हूँ, इसको जिंदगी भर याद हो, कभी नहीं भूलोगे। बहुत सिंपल लॉजिक है भाई। देखो इदारे में एक्सपेंसेस होते हैं, अब आप फिक्स और वेरिएबल के साथ सीखने जा रहे हो। एक होगा आपका फिक्स एक्सपेंस और एक होता है आपका वेरिएबल एक्सपेंस। अब जो फिक्स एक्सपेंस होता है ताहा, इस चीज को अपने माइंड सेट में रख लो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ फैक्ट्री, ये कर लो आप। ठीक है, ये होगा ही होगा वेरिएबल। इट डिपेंड्स अपॉन एक्टिविटी ऑफ फैक्ट्री। सही है। अब सर इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, बहुत सिंपल है भाई। देखिए मिसाल के तौर पे मेरी एक दुकान है और इस दुकान में मैंने थैलियाँ रखी हैं। अब थैलियाँ कब खत्म होंगी सर? जब सेल्स होगी। ऐसा ही है ना? लेकिन थैलियों का मैंने खर्चा तो किया है 300 रुपये का। अब याद रखना, अगर मैं मजीद थैलियाँ लूंगा तो इसका मतलब क्या, ऐसा सेल्स बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये वो खर्चा है जो कि यूनिट पे डिपेंड कर रहा है, जो कि एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है।
इधर एक्टिविटी का मतलब क्या है, आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट, आपके नंबर ऑफ कस्टमर। समझ में आ रही है बात? लेकिन मिसाल के तौर पे मैं रेंट दे रहा हूँ, रेंट मेरा एक्टिविटी पे बेस नहीं करता। पानी का बिल दे रहा हूँ, एक्टिविटी पे बेस नहीं करता। बिजली का बिल दे रहा हूँ, एक्टिविटी पे बेस नहीं करता। सैलरी दे रहा हूँ, एक्टिविटी पे बेस नहीं करता। नहीं करता ना। अगर वेरिएबल सैलरी दे रहे हो बात अलग है, वैसे जो सैलरी का ऑफिशियल वर्ड इस्तेमाल होता है वो फिक्स के होता है। याद रखिएगा, अगर मिसाल के तौर पे सर आप कहीं लेक्चर पे पढ़ा रहे हैं तो वो सैलरी नहीं कहलाता, वो ऑनरेरियम कहलाता है। इसका स्पेसिफिक वर्ड है। द ऑनरेरियम इज द वर्ड विच इज यूज फॉर आर्ली पेमेंट। ओके, तो इसको अपने माइंड सेट में रखिएगा। ये था फिक्स और वेरिएबल। अब सर हम सवाल पे आते हैं। सवाल में देख के आपको कौन सा लगता है कौन सा फिक्स है कौन सा वेरिएबल है, ठीक है नहीं, आप लोगों को जस्टिफाई करना है। पहला है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 20,000 रुपये, सेल्स स्टाफ सैलरी 15,000 रुपये, कमीशन टू सेल्स। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, अगर सेल्स 5 लाख है तो कमीशन कितना है? 10,000। अगर सेल्स 10 लाख होती है तो कमीशन कितना होता है? 20,000 रुपये। और अब आप समझ जाओगे फिक्स है वेरिएबल है, चूंकि मैं तो एंड में आपको चार्ट दिखाऊंगा। डिलीवरी एंड पैकिंग चार्जेस 7,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंस सेल्स टीम 3,000। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आप देख लें आप लोग। अगर मैं बचा ये होगा जो वीडियो पॉज करके खुद इसका शेड्यूल बनाए और फिर वो आंसर दें। ठीक है, अब आप खुद देख लें उसने किसको किस में कैटेगराइज किया है। उसने एडवर्टाइजमेंट को फिक्स किया है, सही है। मैंने अभी बताया था सैलरी का नॉर्मली वर्ड फिक्स के लिए इस्तेमाल होता है। कमीशन टू सेल वेरिएबल है, जितनी थैलियां बिकेंगी वही एग्जाम्पल ले दिया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जितना लंबा रोड होगा उसके हिसाब से उसका एक्सपेंस होगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि मिसाल के तौर पर आपको मैं बोलूंगा ये 300 रुपये, अब 300 रुपये में तुम्हारा किराया आया नहीं है, तो ऐसे तो मेरी सेल्स टीम पहुंच ही नहीं पाएगी। तो सर देखें पेपर में ये इस तरह का सवाल नहीं आएगा, लेकिन पेपर में मिसाल के तौर पे वो कुछ भी इस तरह घुमा के पूछ सकता है। तो एक बार याद रखिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपको सिर्फ अपने आंसर पे फोकस नहीं करना, आपको थ्योरी को भी देखना पड़ेगा। थ्योरी का टच आपको रखना पड़ेगा। एक बार याद रखिएगा, जितने भी ऑफिशियल प्रोफेशनल पेपर्स होते हैं उधर थ्योरी का टच एग्जामिनर न्यूमेरिकल में ऐसा घुमा के पूछता है कि फिर बच्चे को सोचना पड़ेगा। तो ये वाला एक अच्छा सवाल था कि स्टार्ट में धड़ाधड़ आपने प्लस तो कर लिया, मल्टीप्लाई करके 2% का आंसर भी लिया है, वो भी ये जो ऊपर है आप देख सकते हैं। जो अभी आपको 2% का बताया था, देखें इसने सोल्यूशन में वैसे ही किया। लेकिन कहने का मकसद है ये जो सवाल था ना ये थोड़ा टेक्निकल था, जिसमें बच्चे को एक सोचने का टाइम। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब चले आए हम एक और पार्ट पे चलते हैं। अब आ रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। सर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कोई घबराने वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें सारे मर्जर्स का इम्पैक्ट होता है, यानी इसमें आपको सारा काम करना है। अब देखें इधर क्या है, सवाल आप लोगों के पास शो हो रहा होगा। अब देखें इधर आपको क्या करना है सर, हमसे इधर मेरे को डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर सब मेरे को देखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज भी आई हुई है, डेप्रिसिएशन भी आया हुआ है। एग्जाम ने बोला है मेरे को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बता दो, टोटल कॉस्ट पर यूनिट बता दो, टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी बता दो। यानी एग्जामिनर हर सवाल में मेरे हिसाब से आपसे ये चार रिक्वायरमेंट पूछ ही रहा है। तो इसका मतलब है सर हमसे ये वो सवाल हैं जो कि आज के लेक्चर का मेन क्रक्स पार्ट है और इस चैप्टर का मेन क्रक्स पार्ट है। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मजीद इस डॉक्यूमेंट को मैं अपलोड करके इसमें मेरे को वो सवाल डालने हैं जो एडीसी लेवल पे केयू और बीबीएसयू और जितनी एडीसी इंस्टीट्यूट है वो पूछते हैं। ठीक है, लेकिन पहले आप अपना बेसिक पूरा फुल तैयार कर लें। अब चले आए सर, अब काम करने का वक्त है। अब देखें सर सवाल आपके पास आ चुका है। सवाल के अंदर एग्जामिनर आपसे कुछ डिमांड्स कर रहा है, उस डिमांड्स को आपने पूरा करना है। सबसे पहले तो उसने बोला टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल दो। अच्छा देखो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो आप लोग निकाल ही लोगे, मैं ये चाह रहा हूँ सवाल में साथ साथ आप प्राइम कॉस्ट का एलिमेंट भी करते जाए,
ताकि इन अगर मिसाल के तौर पे किसी सवाल में प्राइम कॉस्ट मांग ले तो आप लोग मसला ना करें। प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था सर? हमने प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला बताएंगे। डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल को हम क्या कर देते हैं, सिंपल ऐड कर देते हैं। और एग्जामिनर ने हमसे क्या मांगी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ऐसा ही है। तो पहले तो हेडिंग लगा देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, और डायरेक्ट मटेरियल यूज है मेरे पास 1,20,000 रुपये। सर डायरेक्ट लेबर है, ठीक है, वो मेरे पास 80,000 रुपीज़ है। इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी सर, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी जो कि 2 लाख रुपये। डन है। अब एग्जामिनर मेरे से पूछ रहा है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स मेरे पास कितने? सर फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं सर आपके पास 50,000 रुपये। अच्छा, आप एक चीज देख सकते हैं, इधर लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, तो याद रखिएगा ऑफिस इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन एडमिन के अंदर जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। तो मैं सिंपल इसमें 50,000 प्लस कर दूंगा, तो सर टोटल मेरा कितना हो जाएगा, 250,000 हो जाएगा। तो ये मेरी आ गई टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। हाँ, स्क्रीन शो नहीं हुई? सर आप लोग देख लें कि सर आपके पास डायरेक्ट मटेरियल कितना था सर, 1,20,000। डायरेक्ट लेबर कितना था, 80,000। मैंने इनको प्लस किया तो मेरे पास ये क्या आ गई, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में एफ को प्लस करते हैं तो मेरे पास क्या आ गई, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब देखें एग्जामिनर आपसे इतनी छोटी छोटी वर्किंग्स पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये वो यही चाह रहे हैं कि आप पास हो। लेकिन ये है कि आपको पेपर में इससे ज्यादा ग्रैफ डेटा भी दिया जा सकता है, ग्रैफ डेटा वाले सवाल दूंगा मैं आपको। ठीक है। अब आगे एग्जामिनर पूछ रहा है कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाली थी, अगर आप लोग थोड़ा सा रैप अप करें अपनी नॉलेज को, कैसे निकाली थी हमने कॉस्ट पर यूनिट? सर हमजा आपने कॉस्ट पर यूनिट निकाला था, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसको हमने डिवाइड कर दिया था यूनिट से। सर सवाल में देखें यूनिट की इंफॉर्मेशन दी गई है। सर देखें सवाल के स्टार्ट में लिखा हुआ है द कंपनी मैन्युफैक्चर 2,000 यूनिट्स। ठीक है। सर आप जब इसको एडलेस करेंगे देखें आपका आंसर क्या बन रहा है, बताएं मुझे। 2.5 लाख को आप डिवाइड कर दें 2,000 से, 1,25,000, 125 रुपये का एक प्रोडक्ट बन रहा है, सही है। तो एक प्रोडक्ट कितने की पड़ रही है मेरे, 125 रुपये की। ये हो गया हमारा। अब सी आइटम, सी आइटम में बोला एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के अंदर आपने क्या क्या चीजें लेनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के अंदर से हमजा मैं एडमिनिस्ट्रेटिव से सैलरीज लूंगा। ये मैं नरेशन पूरी नहीं लिखता हूँ क्योंकि मेरा पेपर एग्जाम पास है, आप लोग ने पूरी चीजें लिखनी है क्योंकि आप लोग पास करेंगे इंशाल्लाह। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट समझा, ये भी ले लें हम। ये देखिए अगर मिसाल के तौर पे वो ऑफिस इक्विपमेंट की जगह लिख देता सेल्स इक्विपमेंट, तो फिर मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटिव में नहीं डालता, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया सेल्स का डिपार्टमेंट अलग है और एडमिन का डिपार्टमेंट अलग है। तो डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट कितना है सर आपका, ये 5,000। ये एडमिन में जाएगा, शाबाश। तो एडमिन कितना हो गया टोटल, 45। इसके बाद डी पे आ जाए सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब एग्जाम में आपसे इसमें क्या करवाना चाह रहा है, एडवर्टाइजमेंट जाएगा, और दूसरा कौन सा है, डिलीवरी एंड पैकेजिंग। तो डिलीवरी एंड पैकेजिंग किस में जा रहा है भाई? सर सी में मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस निकाला है, उसके लिए दो आइटम लिए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस सैलरीज और डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, प्लस किया है। देखिए ना, 40,000, 5,000, 45,000। ठीक है, वर्टिकल किया है, सही है ना? नहीं, कॉस्ट में आपको प्लस माइनस लिखने की जरूरत है, बस माइनस होता है तो वो ब्रैकेट में होगा, प्लस होगा तो वो पॉजिटिव। सही। 15,000 और 10,000। अब अगर देखें दोनों पॉजिटिव है तो यू कैन कंसिडर इट इज प्लस। ओके। सर ये एग्जामिनर की चारों रिक्वायरमेंट हमने डन कर दी। अब मिसाल के तौर पे ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, मिसाल के तौर पे अगर पेपर में आपके पास आ जाए 10 नंबर का, तो मेरे हिसाब से 10 नंबर लेना कोई मुश्किल नहीं।
लेकिन बात वही है कि वो थोड़ा रैप अप करके देगा। तो दूसरे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हैं, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि वो आप खुद से करें, ठीक है ना, फिर आप वीडियो को देखें ताकि आपको सीखने को मिले। सर आए अभी अगले सवाल पे चलते हैं हम। अब देखें इधर डेटा ज़्यादा है। अब आपको वो चीज़ समझ में आ रही होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इधर देखें, इधर चीज़ें ज़्यादा है, तो इधर आपको थोड़ा सा सीखने को मिलेगा। सवाल आ गया होगा मेरे ख्याल से आपके पास। अब देखें इधर आपने सबसे पहले क्या काम करना है। हाँ अब देखें इधर एग्जाम, अच्छा आपने पिछले सवाल में एक चीज़ देखी। पिछले सवाल में उसने वर्ड लिखा था डायरेक्ट मटेरियल यूज। इधर क्या लिखा है, डायरेक्ट मटेरियल परचेज लिखा है, और डायरेक्ट मटेरियल, हाँ क्लोजिंग रॉ मटेरियल लिखा है। सर हमसे ये क्या कर रहा है, ये किस तरीके से बात कर रहा है बेटा, अब ये इस तरीके से ही बात करेगा, अब इसको खेलना है ना आपके साथ। पहले उसने क्या मांगा है आपसे, देखें। 2 मिनट, ये हम ले लेते, ये थोड़ा रेड ले लेता हूँ ताकि बच्चे को पता चल जाए कि ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकालनी है आपने। अब दिमाग चलाओ। उसने बोला रॉ मटेरियल परचेज कितने का किया, 1.5 लाख का। और रॉ मटेरियल आखिरी में कितना बचा हुआ है, तो इस्तेमाल कितने का हुआ। अब देखिए पहले उसने डायरेक्ट मटेरियल आपको कैसे दिया था, खुल के दे दिया कितना इस्तेमाल हुआ है। अब उसने खुल के नहीं दिया, उसने ये दो इन्फॉर्मेशन दी और इन दो इन्फॉर्मेशन से डायरेक्ट मटेरियल यूज निकलवाया। तो समझा, प्राइम कॉस्ट को साइड में रखो, पहले निकालो डायरेक्ट मटेरियल यूज। अब यूज हमने कैसे निकाला, समझा हमने 1.5 लाख का टोटल मार्केट से लिया था, सही है। 20,000 का वो माल है जो कि मेरे पास क्या हुआ है, बचा हुआ है, सही है ना। तो इसका मतलब इस्तेमाल कितने का माल हुआ। अब देखो उसने ये इन्फॉर्मेशन दी, कितने बच्चों ने पेपर में यही सोच रहा होगा, इसको लिखूं या इसको लिखूं। आगे बढ़ो। इसके बाद उसने क्या बोला था, डायरेक्ट लेबर, ऐसा ही है। डायरेक्ट लेबर का वर्ड इस्तेमाल किया है इसने। यस सर, सीधा स्ट्रेट है, इसमें कोई ढेर होशियारी नहीं है। ओके जबरदस्त हो गया बेटा। तो 20,000 कितना है, 90,000। तो सर प्राइम कॉस्ट तक तो हम पहुंच गए, जो कि कितना है, 2,20,000। ठीक है, यहाँ तक किसी को मसला है तो पूछ लो भाई। अब आते हैं हम लोग किस पे, और क्या मांगा है एग्जामिनर ने हमसे। एग्जामिनर ने दूसरा मांगा फैक्ट्री ओवरहेड, बता दो भाई। अब फैक्ट्री ओवरहेड क्या, फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब क्या होता है। हाँ शाबाश। सर हमजा आपने फैक्ट्री ओवरहेड निकालने हैं, वो भी टोटल, सही है। अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या है। सर एक तो इनडायरेक्ट वेजेस है, बेटा ले ले। इनडायरेक्ट वेजेस को इनडायरेक्ट लेबर भी लिख सकते हैं, सही है। इसके बाद फैक्ट्री का रेंट, हाँ सही है। रेंट एंड यूटिलिटीज भी आएगा, तो फैक्ट्री का है। ये कितना है, सर ये है 30,000। सर ऑफिस की सैलरी जाने दो, ऑफिस का रेंट जाने दो, सेल्स एंड कमीशन जाने दो। इसका मतलब ये दो ही आइटम है, तो ये कितना हो गया, 55 हो गया भाई। तो सर ये भी साइड पे हो गया। एग्जामिनर ने और क्या मांगा है सर हमसे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं सर आपके, इसमें ऑफिस की सैलरीज आ गई, और सर इसमें ऑफिस का रेंट आ गया, ऐसा ही है। और तो कोई आइटम मेरे ख्याल से है नहीं। तो 35,000 ने 10,000।
ये भी साइड पे हो गया। हाँ, सैलरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर, ये तो बच्चों वाला है, मैं भी कर दूँ। सर इसमें मेरा सेल्स कमीशन है, तो ये कैसे निकलेगा? सर 4 लाख पे 5% लगाएंगे, कितना आएगा? तो ऐसे करके दिखा देना ताकि वो नाराज ना हो। सही है भाई। इसके बाद क्या बोला है इसने? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कितनी है भाई? 12,000। और फ्राइड चार्जेस। सही है भाई। तो ये टोटल कितना हो गया? 40,000। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।